नमस्कार दोस्तों, पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। घना घना धन्यवाद, घना घना साधुवाद, घना घना आभार। आपने इतना प्यार, प्रेम और स्नेह आशीष आशीर्वाद के रूप में हमारे ऊपर जो उड़ेला है, उसके लिए हम गदगद है। पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल परिवार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। हम चौहान वंश पढ़ रहे थे। यदि आपका टारगेट है ईओ, आरएस प्रीलिम्स, आरएस मेंस, आरओ, एलडीसी एग्जाम, बीएसटीसी एग्जाम और पीटीईटी एग्जाम, तो आइए हमारे साथ में और मेहनत का मादा लेकर के आइए, पसीना बहाने का संकल्प लेकर के आइए, परिश्रम की नदियां बहाने का संकल्प लेकर के आइए और पत्थर को पानी बनाने का इरादा लेकर के आइए। हम आपके साथ जुड़ करके आपको इतना मजबूत बनाएंगे जीके की दृष्टि से, और हमारे पास में जितनी फैकल्टी है उनके द्वारा निःशुल्क कक्षाओं का शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना हमारा परम धर्म भी है। तो हम चौहान वंश पढ़ रहे थे। चौहान वंश के अंतर्गत हमने पढ़ा अजयराज 1105 1130। देखो, अन्नोजी और अन्नोराज 1133 1155, विग्रहराज चतुर्थ 1158 1163। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हमने जो पढ़ा, उनके अनुसार विग्रहराज चतुर्थ 1158 1163 विग्रहराज चौहानों का सवर्ण काल विग्रहराज चतुर्थ का काल कहलाता है, जिसे बीसल देव कहते हैं। यह उदार दिल का भी था। सवर्ण काल होने की दृष्टि से, सवर्ण काल उसे कहते हैं कि स्थापत्य की दृष्टि से, शिल्प कला की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, धार्मिक सहिष्णुता, यानी वहां का शासक कितना धार्मिक उदार है। ये बीसल देव राजा धार्मिक इतना उदार था। कट्टरता कहीं नहीं चलती है। वर्तमान में डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में भी कट्टरता आपके अधिक दिनों तक नहीं चल सकती। धर्म के आधार पर राष्ट्रों का कहीं भी विभाजन हुआ है, वो लंबे समय तक नहीं चला है। धार्मिक रूप से यदि कोई राजा कट्टर हुआ है तो उसके प्रशासन में कहीं ना कहीं खामियां रही है। यदि धार्मिक दृष्टि से वो उदार दिल का है, कट्टरता नहीं है, हर दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, दूसरे संप्रदायों की दृष्टि से, स्थापत्य कला की दृष्टि से, शिल्प कला की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, चित्रकला की दृष्टि से और आर्थिक रूप से यदि पूरा राष्ट्र समृद्ध है तो उस समय उस राजा का काल सवर्ण काल माना जाता था। और विग्रहराज चतुर्थ जिसे बीसल देव कहते हैं, बीसल देव का काल निसंदेह रूप से सवर्ण काल था चौहानों का, क्योंकि ये धार्मिक दृष्टि से भी इतना उदार दिल का था। शैव धर्म का होते हुए भी इनका एक धार्मिक दृष्टि से इनके संत थे धर्मघोष सूरी, जो जैन थे, उन्होंने इनको संकल्प दिलाया था कि एकादशी के दिन तेरे साम्राज्य के अंदर कहीं भी पशुवध नहीं होना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि धर्मघोष सूरी के कहने पर इन्होंने एकादशी के दिन अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, ऐसा कहते हुए एकादशी के दिन पशुवध पर, शाकंभरी अजमेर साम्राज्य के अंदर पशुवध पर रोक लगा दी थी। इसलिए बीसल देव का काल सवर्ण काल था। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि विग्रहराज चतुर्थ के दो बेटे थे जो चर्चा में रहे। एक राजा के 8-8, 10-10, 15-15 संतानें होती थी, लेकिन उसमें से कई कामयाब होती थी और कई नाकामयाब होती थी। और जो कामयाब होती है उनको इतिहास गवाह मानता है, इतिहास उनका बखान करता है, इतिहास उनकी अश्लाघनीय रूप से प्रशंसा करता आया है। इतिहास उनकी चर्चा करता है जो कामयाब है। अकामयाब, नाकामयाब, निकम्मा कभी किसी की चर्चा नहीं होती है। तो इसलिए कामयाब होने के लिए मेहनत करिए, परिश्रम करिए, तो कामयाब बेटों की चर्चा होती है। तो अपरागंगे, अपर गंगे और अमर गंगे तीनों एक नाम है, अलग अलग नामों से। अजमेर गजेटियर के अंदर तीनों के अलग अलग, एक ही व्यक्ति के 3 अलग अलग नाम मिलते हैं। एक था नागार्जुन 1163 1165। अब देखो, अपरा गंगे, अपर गंगे 1163 1165 के अंदर 1163 में राजा बना। अपर गंगे का ऐसा कोई योगदान नहीं रहा। यह विग्रहराज चतुर्थ का बड़ा बेटा था और इसने शाकंभरी चौहानों में जो है अपना साम्राज्य चलाया। लेकिन ये अपने पृथ्वीराज जो द्वितीय हुआ, चचेरे भाई से युद्ध करते हुए मारा गया।
उस समय नागार्जुन अल्पवयस्क था, यह बिल्कुल छोटा था। जिस समय पृथ्वीराज द्वितीय अपरा गंगेय मारा गया और उसके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय राजा बना, उस समय नागार्जुन अल्पवयस्क था। देखो हमने किस प्रकार पढ़ा कि वज्रराज चतुर्थ के दो बेटे थे, अपरा गंगे, नागार्जुन। अब अपरा गंगे मारा जाता है, तब इस अपरा गंगे का चाचा था पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय राजा बना। ये विग्रहराज चतुर्थ का बेटा नहीं था, भाई का लड़का था पृथ्वीराज द्वितीय, और फिर भी राजा बना। और पृथ्वीराज द्वितीय मुसलमानों से इसने देश की रक्षा की, इसने अपना साम्राज्य बढ़ाया, हांसी पंजाब तक ये अपना साम्राज्य लेकर के गया। इधर जाजपुर अपने जो मेवाड़ की सीमा को लगते हुए इसका साम्राज्य था पृथ्वीराज द्वितीय का। इसका काल पृथ्वीराज द्वितीय का ऐसा कोई नहीं रहा। विग्रहराज चतुर्थ, अपरा गंगे और उसके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय का काल कोई विशेष कोई कारणों से जाना हुआ नहीं जाना जाता है। बस इसने मुसलमानों से संघर्ष किया और जो बीसल देव ने अटक नदी के पार जो सीमा निर्धारित की थी, उनसे उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। किसने? पृथ्वीराज द्वितीय ने। यह इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसने कोई नया क्षेत्र नहीं जीता, जैसा तैसा था। साम्राज्य वापिस संकीर्ण होता गया, छोटा होता गया। इसकी निसंतान मृत्यु हो गई। जब पृथ्वीराज द्वितीय की निसंतान मृत्यु हो गई, तो हमने देखो वापिस चलते हैं। अब यदि विग्रहराज चतुर्थ का अपरा गंगे बना, लेकिन नागार्जुन छोटा था, पृथ्वीराज द्वितीय ने, भाई के लड़के ने, इनके चचेरे भाई ने इसको मार दिया। तो पृथ्वीराज द्वितीय बीच में राजा बना। ये इनके श्रृंखला के अनुसार बड़े राजा से जो है भाइयों में बड़े को राजा बनाते थे, उस श्रृंखला पृथ्वीराज द्वितीय ने तोड़ दी। पृथ्वीराज द्वितीय ने तोड़ दी। तब देखो हमने अन्नाजी अण्णोराज पढ़ा था, उसके दो रानियां थी, एक थी कांचन देवी और एक थी सुधवा। सुधवा जो योद्धे राजकुमारी थी, सुधवा। इस सुधवा के तीन बेटे थे। कांचन देवी के एक बेटा था सोमेश्वर। अब देखो जग्गादेव जिसने अण्णोराज की हत्या की थी और पितृहंता कहलाया। बीसल देव, ये हमने विग्रहराज चतुर्थ के रूप में पढ़ा, और देवदत्त, ये तीन बेटे थे। और इस प्रकार बीसल देव राजा बना। लेकिन बीसल देव के बाद में अपरा गंगे राजा बना, और अपरा गंगे के बाद यह श्रृंखला टूट गई। तो पृथ्वीराज द्वितीय बीच में जो है चचेरा भाई राजा बन गया। लेकिन बाद में आज जैसे किसी परिवार को सपोर्ट किया जाता है, ऐसे ही पहले राज परिवार को सपोर्ट किया जाता था। कुछ उनके सपोर्ट के रॉयल फैमिली के प्रशंसक होते थे। तब कांचन देवी का जो बेटा था सोमेश्वर, और वो सोमेश्वर अपने ननियाल में रहता था। जब ये ननियाल में रहता, तब इसे ननियाल से बुलाया गया। ये यहां रहता था और कुमारपाल के दरबार में रहता था। वो कुमारपाल के दरबार में रहता था। कुमारपाल और जयसोम के दरबार में रहता था। कुमारपाल ने इसका लालन पालन किया और इसको कहा कि जल्दी आ और अजमेर की शाकंभरी अजमेर की गद्दी पर बैठ। तब सोमदेव आया और शाकंभरी अजमेर का राजा बना। ये कड़ी है। जय अजयराज, अन्नाजी, विग्रहराज और अपरा गंगे। बीच में विग्रहराज का भाई का लड़का पृथ्वीराज द्वितीय, जो अपरा गंगे का चाचा था, ये राजा बन गया। अब जब पृथ्वीराज द्वितीय की निसंतान मृत्यु हो गई, तब वापिस अन्नाजी अण्णोराज की पत्नी कांचन देवी के बेटे सोमेश्वर को ननियाल से बुलाया गया और राजा बनाया गया। और इस प्रकार वो अजमेर आकर के शाकंभरी अजमेरों चौहान का राजा बना। ये एक सोमेश्वर है, वो काफी शूरवीर था, साहसी था। इसने दो चार काम अच्छे किए। एक तो काम इसने ये किया कि अपने पिताजी अण्णोराज की, अन्ना जी की मूर्ति लगाई इसने, और चौहान शाकंभरी चौहानों के अंदर मूर्ति कला का एक नया विकास प्रारंभ हुआ। जब ये अजमेर रह रहा था, गुजरात रह रहा था, जब ये गुजरात रहता था, क्योंकि इसका ननियाल था गुजरात, और गुजरात हमने पढ़ा सिद्धराज जयसिंह, चालुक्य नरेश सिद्धराज जयसिंह, चालुक्य नरेश था सिद्धराज जयसिंह। उसकी बेटी थी कांचन देवी। ये कांचन देवी अन्ना जी
अन्नोराज की वाइफ थी, और उन्हीं का ये पुत्र था, कौन, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सोमेश्वर। सोमेश्वर उन्हीं का पुत्र था। अब सोमेश्वर यहां जब गुजरात में रहता था, तब ये जैसे हमारा इंडिया है, और ये इंडिया में ये जो भाग है सूरत से लगा करके गोवा तक का भाग, ये कोंकण कहलाता है। यहां कोंकण के राजा को हराने का, कोंकण का राजा था जिसका नाम था मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन, इस मल्लिकार्जुन को हराया था। और ये मल्लिकार्जुन चालुक्य नरेश, चालुक्य नरेश कुमारपाल का शत्रु था। कुमारपाल का यानी सोमेश्वर के मामे का शत्रु था। सोमेश्वर था, उसका मामा जी थे, मामा जी का शत्रु था, कुमारपाल का शत्रु था, वो था कोंकण नरेश। क्योंकि ये हमारा राजस्थान इधर पड़ता है और ये गुजरात उसके अंडर में था, और उसने दक्षिण के अंदर कोंकण नरेश मल्लिकार्जुन को हराया। और जब मल्लिकार्जुन को हराया तब अपने भाणेज पर उसको इतबार हुआ और उसने उसको धन्यवाद दिया, उसकी प्रशंसा हुई और चारों तरफ उसकी ख्याति सोमेश्वर की फैली। तभी पृथ्वीराजदित्य जब निसंतान मृत्यु हो गई, तब शाकंभरी अजमेरों के चौहानों ने यह तलवार उठाई और कहा कि एक शूरवीर जिसने मल्लिकार्जुन कोंकण नरेश को मारा है उसको बुलाया जाए। और तब इसको गुजरात से बुला करके शाकंभरी का चौहान राजा बनाया गया सोमेश्वर को। योग्यता हमेशा हमें बतानी पड़ती है, हमें ऐसा कर्तव्य दिखाना होता है, हमें ऐसी मेहनत की नई इबारत लिखनी होती है कि हम दुनिया को बता सकें कि हमारे अंदर वो मादा है। तो सोमेश्वर ने अपने मामा के पक्ष में, अपने मामा जी कुमारपाल के पक्ष में कोंकण नरेश जब मल्लिकार्जुन को हराया, तब शाकंभरी के चौहानों की आंखें खुली। उन्होंने कहा यार भाणिये को बुलाए, कुमारपाल के भाणिये को बुलाए, कांचन देवी के बेटे को बुलाए, अन्नोराज के बेटे को बुलाए और शाकंभरी के चौहानों का राजा बना दिया जाए। तब इसको बुलाया। और ये जिस प्रकार शाकंभरी के चौहानों ने सोमेश्वर पर जितना विश्वास किया, उस विश्वास पे ये खरा भी उतरा। सोमेश्वर उनके विश्वास पे खरा भी उतरा और ये अनिलवाड़ा से आकर के शाकंभरी चौहानों का राजा बना। बिजोलिया, रेवासा इनका था। इनकी ख्याति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और कलात्मक समृद्धि यानी इसके काल में कला का विकास हुआ था, आर्थिक विकास हुआ था। ये चौहानों में प्रथम शासक था जिसने सिक्के चलाए, अपने नाम से सिक्के भी चलाए। तो इस प्रकार इनके मिले हुए, हमने अजयराज अजयपाल के सिक्के पढ़े थे, तांबे और चांदी के सिक्के, ऐसे सिक्के इसने डाले थे। इसका मतलब वहां टकसाल थी, और टकसाल होना अपने आप में कोई फैक्ट्री थी, कारखाना था। और इससे कारखानों से, टकसालों से पता चलता है कि कलात्मक रूप से सोमेश्वर का काल चौहानों में समृद्धिशाली काल था, आर्थिक रूप से समृद्धिशाली काल था। तो इस प्रकार उसने सिक्के भी चलाए। इसने एक नया काम किया, वो किया अपने पिता जो अन्नोराज थे उनकी और स्वयं की मूर्ति लगाई। पिता अन्नोराज और स्वयं की मूर्ति लगाई। मूर्ति लगाने वाला प्रथम शासक था। सोमेश्वर ने एक तो सिक्के चलाए, सिक्के के कारण आर्थिक और कलात्मक समृद्धि इसकी झलकती है। दूसरे, इसने अपने पिताश्री की मूर्ति लगाई, अन्नोराज की मूर्ति लगाई, और खुद की, सोमेश्वर खुद की भी मूर्ति लगाई। ये मूर्ति कला का एक नया जो चलन पैदा किया वो सोमेश्वर ने किया। अब सोमेश्वर ने जो कलचुरी नरेश है, इनके बारे में दो कथाएं हमें अलग अलग रूप से मिलती है। एक तो यह भी मिलती है कि देखो ये हमारा इंडिया, यहां हमारा राजस्थान और यहां दिल्ली, जिसे उस समय दिल्ली का कहते थे, दिल्ली का, ये दिल्ली का राजा था अनंगपाल, और अनंगपाल था तोमर। इसकी बेटी थी कर्पूरी देवी। कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि सोमेश्वर का विवाह कहां हुआ था? सोमेश्वर का विवाह दिल्ली की अनंगपाल की बेटी कर्पूरी देवी से हुआ था। कुछ ये कहते हैं
कि दक्षिण में जो कलचुरी शासक था, कलचुरी शासक की बेटी थी, ये कलचुरी शासक की बेटी थी, कलचुरी शासक की बेटी थी। और कलचुरी राजकुमारी से, कलचुरी राजकुमारी कौन थी? कलचुरी राजकुमारी कर्पूरी देवी से शादी की। कुछ लोग कर्पूरी देवी को तोमर मानते हैं कि अनंगपाल की बेटी थी, कुछ लोग कहते हैं, कुछ साहित्य ये कहते हैं कि ये कलचुरी राजकुमारी थी कर्पूरी देवी। जो भी है, लेकिन सोमेश्वर और कर्पूरी देवी का जो मेल मिलाप था और उनका आने वाली जो संतान थी वो प्रतिभाशाली थी। वो हिंदुस्तान पे एक चमकता हुआ भास्कर, हिंदुस्तान के आकाश और गगन पे चमकता हुआ एक सूर्य सिद्ध हुआ और हिंदू सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कर्पूरी देवी और सोमेश्वर की संतान, कर्पूरी देवी और सोमेश्वर की संतान दो थी। एक का नाम था हरिराज, ये छोटा था, और दूसरे का नाम था पृथ्वीराज तृतीय। अगला हमारा राजा है पृथ्वीराज तृतीय, जो पीटीईटी बीएसटीसी आरएस के लिए महत्वपूर्ण राजा है पृथ्वीराज तृतीय। इसने प्रारंभिक क्या संघर्ष किया, इसने राजनीतिक क्या संघर्ष किया, किन किन के आसपास के साम्राज्य को हरा करके इसने अपने हिंदुओं का प्रथम सम्राट, अंतिम सम्राट के रूप में जाना जाता है, जिसने सर्वाधिक क्षेत्र को, चौहानों का सवर्ण काल बीसल देव के बाद में सर्वाधिक किसी का साम्राज्य फैला था तो वो पृथ्वीराज तक फैला था। किस प्रकार इसने नागार्जुन को मारा। अब बीच में वापस नागार्जुन आएगा, जो नागार्जुन अपरागंगे का यानी बीसल देव का छोटा भाई था नागार्जुन। और जब नागार्जुन छोटा था तो अपरागंगे के बाद पृथ्वीराज द्वितीय राजा बना। पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में सोमेश्वर आ गया। अब सोमेश्वर के मरने के बाद पृथ्वीराज तृतीय से वो नागार्जुन, उसका चचेरा भाई है, वो युद्ध करेगा। और कर्पूरी देवी ने कदमवास और भुवनमल, कदमवास उसका मुख्यमंत्री था और भुवनमल जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति था, वो अहिरवाटी जो हमने बीसल देव पढ़ा, बीसल देव ने और इससे पहले अन्नोराज ने, अन्नाजी ने जो भंडानकों को हराया। यहां भी पृथ्वीराज तृतीय से अभी तक भंडानक खत्म नहीं हुए हैं, उन्होंने अपना अस्तित्व खोया नहीं है। वो वापिस उठ करके पृथ्वीराज तृतीय के सामने आएंगे और पृथ्वीराज तृतीय उनके फन को कुचलेगा, भंडानकों का दमन करेगा, तो वो वहां और आएंगे। तो उन भंडानकों में पैदा हुआ अहिरवाटी क्षेत्र में जागीरदार था भुवनमल, जिसने पृथ्वीराज तृतीय के वफादार सेनापति के रूप में पृथ्वीराज तृतीय का बाएं हाथ के रूप में सहयोग किया। और उनका साथी था, भुवनमल का साथी था कदमवास। वो कूटनीतिज्ञ, रणनीतिज्ञ और भू राजनीति को समझने वाला व्यक्ति था, वो था कदमवास। किस प्रकार कदमवास और भुवनमल की जोड़ी से कर्पूरी देवी, इसकी मम्मी पृथ्वीराज तृतीय की मम्मी कर्पूरी देवी प्रथम हिंदू शासिका थी, प्रथम हिंदू शासिका थी, प्रथम हिंदू शासिका के रूप में जाना जाता है, वो थी कर्पूरी देवी। क्यों? क्योंकि सोमेश्वर की मृत्यु है वो 1177 में हो जाती है। 1166 में ये राजगद्दी पर बैठता है, 1166 में ये राजगद्दी पर बैठता है और इसकी मृत्यु है वो 1177 में हो जाती है। 1177 में इसकी मृत्यु कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूं कि सोमेश्वर है, यहां आबू पड़ता है, आबू आया था, आबू का राजा था जैत सिंह, जैत सिंह था। इस जैत सिंह को सलेक कहते हैं, सलेक भी कहते हैं। इनकी सहायता के लिए आया था, इनकी सहायता के लिए आया। तब गुजरात का जो राजा मामाजी लगते थे और रिश्ते में जो मामाजी लगते थे, ये सोमेश्वर जैत सिंह सलेंग की मदद के लिए आए। रिश्ते में मामाजी लगते थे कलचुरी शासक, चालुक्य शासक ने इनकी हत्या कर दी। ये आए तो जैत सिंह और सलेह की मदद के लिए, लेकिन इनकी हत्या कर दी। इस प्रकार सोमेश्वर जब मारा गया 1177 में, और 1177 में राजा बना कौन? पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज तृतीय के कर्पूरी देवी के भुवनमल और कदमवास ने जो मदद की, और इस प्रकार पृथ्वीराज तृतीय को शासन चलाने में, प्रारंभिक शासन चलाने में हाथ में जो बागडोर रही वो कर्पूरी देवी के हाथ में रही। इसलिए कर्पूरी देवी को हिंदुस्तान की प्रथम हिंदू शासिका कहा जाता है।